अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड विद मुर्तज़ा डार और मैं हूं आकिब रमज़ान। नाजरीन, आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, सियासी इंतकाम एक जानिब बाज़गश्त चल रही है, दूसरी जानिब कानून की बालादस्ती की बाज़गश्त चल रही है। पहले फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद अब शेख रशीद साहब गिरफ़्तार हुए हैं और PTI का ये कहना है कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है उनसे, जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं है जो शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी हुई है। कानून अपना रास्ता बना रहा है, अगर कोई मावराए कानून अमल करता है तो उसे उसका सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब PTI का ये मानना है कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। चेयरमैन PTI ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी मुतअस्सिब निगरान हुकूमत हमने तारीख में नहीं देखी है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है तो अपोजिशन की गिरफ्तारियों का आगाज़ हो जाता है, चाहे वो PTI की हुकूमत थी तो अपोजिशन उस वक्त की जो थी, जो अब हुकूमत में है, इनके जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही थी। अब अगर PDM हुकूमत में आई है, उस वक्त की अपोजिशन, तो आज PTI की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिर मुल्क चल किस सिमत में रहा है, हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, कानून की बालादस्ती कब होगी, कब कानून अपना रास्ता लेगा, जो इदारे हैं वो आज़ाद कब होंगे, क्या मामलात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क में, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलाम अब्बास, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जबकि हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है राना अरशद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, और नुसरत वाहिद साहबा तहरीक इंसाफ से हैं। हरल साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। हम देखते हैं कि इससे पहले जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी तब उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही थी, गो के उनका जो स्टैंस है वो ये है कि उस वक्त वो करप्शन के केसेस थे जो कि पहले से बने हुए थे, PTI ने नहीं बनाए थे, और तब उनमें गिरफ्तारियाँ हो रही थी। अब तो बयान लिया जाता है और उस बयान पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है या किसी की तौहीन का मुकदमा बना दिया जाता है। इस लिहाज से गिरफ्तारियों, ये दोनों में डिफरेंस है। कैसे देखते हैं आप इस मौजूदा सूरत हाल? देखें जी, शुक्रिया आपका। देखें, जो सूरत हाल इस वक्त हुई है, अगर आप असूल की बजाय शख्सियात के साथ खड़े होंगे तो यही कुछ होगा। मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त शेख रशीद जो है उसकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है, तो कल जो है गुजरा हुआ उसमें राना सनाउल्लाह साहब जो है उन पे हीरोइन का केस डाल के उनकी भी गिरफ्तारी गलत थी। और अगर आज इमरान रियाज की गिरफ्तारी जो है वो भी गलत है, उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। और कल गुजरे हुए में मतीउल्लाह जान की जो गिरफ्तारी है वो भी गलत थी। तो इस वक्त मसला ये है कि हम जो है असूल का जो है उसका कोई हमारा पैमाना नहीं होता, ना असूल की पासदारी करते हैं ना असूल के साथ खड़े होते हैं, हम सिर्फ शख्सियात के साथ खड़े होते हैं। और जब तक हम शख्सियात के साथ खड़े रहेंगे तो यही कुछ होता रहेगा। हमारी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हैं कि हमने अपोजिशन को खुदे लाइन लगाना है, उनको जेलों में डालना है और उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाने हैं। अब देखें, बाकी आपके 100 इख्तलाफ सही फवाद चौधरी साहब के साथ, लेकिन क्या वो 124A का जो मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया है, क्या अब उनके ऊपर ये मुकदमा बगावत का बनता है? 124A क्या है? 124A है कि आप रियासत के साथ बगावत करें। उस रियासत में क्या आते हैं? रियासत में आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है या कौमी जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, अगर आप उसके साथ बगावत करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो रियासत में नहीं आता, वो एक आईनी इदारा है और उनके पास एक प्रोसीजर है। अगर उनकी कोई तौहीन होती है तो उनके पास एक रेमेडी है, उनके पास प्रोसीजर है कि वो खुद जो है कंटेम्प्ट लगा सकते हैं, उसमें कन्विक्शन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नून लीग के जो निहाल हाशमी साहब हैं उनको भी कन्विक्शन हुई थी, हालांकि उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ बोला था, लेकिन उनके ऊपर 124A नहीं लगी थी। मैं समझता हूँ कि वो भी गलत था। लेकिन हम कब तक इन चक्रों में पड़े रहेंगे? और हमारी इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो मसला है मुआशी चैलेंजेस हैं, उसके अलावा दहशत गर्दी के चैलेंजेस हैं, और मुल्क का जो हाल हुआ पड़ा है, दिवालिया हो गया है मुल्क। तो हम जो हैं अभी ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है, उन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। और जब तक ये हमारी तरजीहात जो हैं ये नहीं रहेंगी तब तक हमारा मुल्क जो है इसी तरह अनफॉर्चुनेटली चलता रहेगा। मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। रुक करेंगे राना अरशद साहब का। राना साहब, आपकी हुकूमत आई है, आपके पास मौका था वो जो ट्रेंड सेट हुआ था उसे तब्दील करते, सियासी इंतकाम की जानिब ना जाते, गिरफ्तारियां ना होती जिस तरीके से हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, कैपिटल टीवी का, आपका, और मैं समझता हूँ मेरे भाईजान ने बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दी है। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ
और मैं अपनी पार्टी का CWC का मेंबर हूं और पंजाब का नायब सदर हूं मुस्लिम लीग नून का। और मैं समझता हूं कि हर पार्टी का मंशूर बहुत अच्छा होता है। तमाम पार्टीज के कारकुनों का अपनी लीडरशिप से एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, होना भी चाहिए। और मैं खुद किसी भी सियासी पार्टी की लीडरशिप हो या कारकुन हो, उन पर सियासी इंतकाम के मुकदमात नहीं होने चाहिए। और जो बात आपने की, देखना जी, अगर आप थोड़ा सा जरा रिव्यू करेंगे तो जो 2017 में मियां नवाज साहब को किस जुर्म में एज ए प्राइम मिनिस्टर निकाला गया, 2 ताही अक्सरियत लेने वाले को पनामा का ड्रामा रचाया गया और 365 लोग थे, किसी को कोई सजा नहीं हुई और नवाज साहब को उसके बाद अकामे पर और बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया गया। कोई और नहीं था, इमरान खान साहब थे और मदई और सारे मूवर। और उसके बाद आप आगे आगे देखें, फिर 25 जुलाई 2018 को जो हुआ, हमने तो तमाम हालात के बावजूद असम्बलियों में गए, हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और अगर फवाद चौधरी साहब पर मुकदमा हुआ तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका मदई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर था और हम नहीं थे। उसके बाद अगर आज उन स्वाति साहब वाला इशू है तो उन्होंने भी एक अदारे के खिलाफ ट्वीट किया था। और उसके बाद गिल साहब है, या आज शेख रशीद साहब है, तो उनके खिलाफ जो पार्टी का नायब सदर है मदई जो इस्लामाबाद का है और उसने मुकदमा दर्ज कराया। अब तमाम जो मुकदमात हैं वो मैं समझता हूं कि जो कोई भी मदई होता है तो उसको ये हक है, लेकिन हमने ना कोई सियासी मुकदमा बनाया है ना हमने बनाना है। और हमारे कायद मोहम्मद नवाज साहब की ये राणा साहब, आपकी लीडरशिप के खिलाफ भी जो मुकदमात बन रहे थे तब भी मुदई PTI वाले नहीं थे, इमरान खान साहब मुदई नहीं थे उनके? नहीं, तो आज अगर जो शेख रशीद साहब के खिलाफ है तो वो नायब सदर पीपल पार्टी का है ना, तो हमारे खिलाफ जो राणा सनाउल्लाह के ऊपर 16 किलो हिरन डाली गई थी, तो वो शहरियार अफरीदी कौन था? आसमान से आया था, वो मिनिस्टर था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे पास कार्रवाई थी सर, जैसे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की थी तो शहरियार अफरीदी ANF का क्या था? ANF का डायरेक्टर था, हवालदार था, क्या था? मिनिस्टर था भाई, सिटिंग गवर्नमेंट का मिनिस्टर था। उसने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं और कैबिनेट की अप्रूवल के मुताबिक कर रहे हैं, उसने खुद कहा था, मैंने नहीं कहा। उसके बाद वो शहजाद अकबर साहब जो होते थे वो रोजाना माशाल्लाह पेशगोइयां करते थे कि आज जनाब ऐसर इकबाल पकड़ा जाएगा, आज शाहिद खान अब्बासी पकड़ा जाएगा, आज मियां शबाशी द्वारा पकड़ा जाएगा, आज ख्वाजा आसफ पकड़ा जाएगा, आज 23 माह के लिए अपना हमजा शबाशी पकड़े जाएंगे और मरियम नवाशी अपने बाप से मुलाकात करने जाएंगी कोट लखपत जेल, तो बाप की मौजूदगी में वहां से गिरफ्तार करेंगे। मैं समझता हूं वो तमाम जो हालात थे वो सबके सामने है। हम सियासी इंतकाम पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, नहीं होना चाहिए। और राणा सनाउल्लाह साहब ने भी आपका पॉइंट मुझे चाहिए छोटा सा, उसके बाद मुझे नुसरत साहिबा की तरफ जाना है। आप मुझे सिर्फ ये कहिएगा कि हाई कोर्ट बुलाती है फवाद चौधरी साहब को कि उन्हें अदालत में पेश करें। आप समझते हैं किसी SHO के पास इतनी पावर है कि वो हाई कोर्ट के अहकामात को बालाए ताक रखकर फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद लेकर चले जाएं जब तक उनके पीछे कोई बड़ी फोर्स ना, उन्हें पता हो कि मैं अगर ले भी जाऊंगा मुझे कुछ नहीं होने वाला? मेरे भाई, कम से कम हम तो नहीं थे, वो मुकदमा जो था वो इस्लामाबाद का था या रावलपिंडी का था, तो फिर वहां की पुलिस ने आकर प्रोसीजर अडॉप्ट किया। सारे इस्लामाबाद में आप ही हैं। और जो कोर्ट की डायरेक्शन थी कि उनको 6 बजे तक कोर्ट में पेश किया जाए, तो फिर वो इस्लामाबाद की कोर्ट जो है ना वो टाइमिंग ऑफिशियल टाइमिंग के बाद भी खुली थी और फिर वो कोर्ट में पेश हुए थे। और आप मसला गवाह 6:30-7 बज गए थे, इससे भी डिले हो गया था, कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि फवाद चौधरी साहब के केस में हम मुद्दई नहीं है। और उसके बाद जब उनकी जज साहब ने बेल ली और जज साहब ने रिमांस दिए तो फवाद चौधरी साहब ने आकर उससे भी डबल किया। फिर निहाल हाशमी भी जो कारकुन था, जो उसके अल्फाज थे वो उस साहब आपका ठीक आ गया। नुसरत साहिबा की जानिब बढ़ेंगे। नुसरत साहब, मुस्लिम लीग नून या PDM मुद्दई नहीं है? माफी को नहीं देता था, दानियाल को अपना उनको नाहल किया गया। और मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजें थी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आज इस हक में नहीं हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पर्चा जो है वो सियासी होना चाहिए। नुसरत साहिबा, जैसा कि इनका मौकिफ आपने जाना है, वो कहते हैं कि हम तो मुद्दई नहीं है, अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन करवाता है तो ये उनका इस्तेहकाक है। अगर आप को चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं तो वो उनके जो पार्टी के नायब सदर हैं इस्लामाबाद में मौजूद, उनकी जानिब से करवाया गया, इसमें हुकूमत तो कहीं भी नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का।
देखें, जो कुछ भी हो रहा है वो जाहिर है हुकूमत की इमा पे हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया या उनके किसी वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया या किसी और ने कह दिया या इलेक्शन कमीशन कौन है? इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के बारे में तो कहा ही जाता है कि उनके ख़ानदान की 2 अदद शादियाँ शहबाज शरीफ के ख़ानदान में हुई हुई हैं और शुरू से हमें पता है कि उनका इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स नून लीग। तो उसके बाद हम किस तरह उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो सब कुछ सही कर रहे होंगे? उनका तो ज़ाहिर है एक बायस्ड पीटीआई के साथ है रिलेशनशिप, और वो कर रहे हैं। जब से वो आए हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। हालाँकि चूज़ उनको खान साहब ने ही किया था, और किसके कहने पे किया था ये खैर बाद में पता चल गया। लेकिन बहरहाल मेरी आवाज़ लीक हो रही है। मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, इस तरह हम लोगों ने कभी नहीं किया था। देखिए, नवाज शरीफ या जरदारी या व्हाटएवर नून लीग पीपल्स पार्टी या जितने लोगों को सजाएं हो रही थी, ये जो भी हो रहा था वो हमने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं किए थे। नैब इन लोगों ने बनाई थी और नैब में ही इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे किए थे और भुगतते रहे। आपको पता है जरदारी साहब ने 11 साल जेल में काटे, जिसमें उनकी जबान तक काटी गई। तो किसने किया था? ये हम लोगों ने तो नहीं किया था। और फिर जो पनामा लीग आया, क्या हमने बनाया था? फिर उन फरमाते हैं कि जी बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल कर दिया। भाई, आपने कामा बनाया क्यों था? किस लिए वो चीज थी? वो सिर्फ स्मगलिंग के लिए थी, पैसे की स्मगलिंग के लिए थी कि यहाँ से वहां जाए, वहां से फिर वापस आए। किस तरह? ये कानून किसने बनाया था? कि कोई पूछेगा नहीं पैसे कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है, बाहर से जितना मर्जी पैसा आ रहा है उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह नहीं था कि हम लोगों ने इनको सजाएं दी। खुदा न खास्ता हमारे ज़माने में सिर्फ इतना हुआ था कि हमने नैब को भी, अदालतों को भी, एफआईए को, हर एक को इंडिपेंडेंट कर दिया था कि आप लोग जो कुछ भी करेंगे उसके बारे में हम आपको फ़ोन करके नहीं बताएंगे कि इतने दिन की सज़ा दें या इतने दिन की सज़ा दें। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। जो अदालतें कर रही थी या जो नैब कर रही थी या जो एफआईए कर रही थी, वो अपनी उससे कर रहे थे, क्योंकि वो उनको आज़ाद होना चाहिए, हमेशा आज़ाद होना चाहिए। ये नहीं कि आज वो आज़ाद हैं, कल किसी और के ट्रैप में आ जाए और परसों किसी और के कहने में चल रहे हो। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये मुल्क, इसके इदारे बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसी तरह दुश्मनियां ही मोल लेते रहेंगे कि तुमने ये किया था इसलिए हम ये करेंगे, तुमने वो किया था इसलिए हम ये करेंगे, ये वाली चीज़ अब ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मुल्क लिटरली बहुत बुरे हालात में है। आप देखें, दहशतगर्दी हमारे ज़माने में 3.5 साल में कहीं नहीं हुई। कितने सही तरीके से खान साहब लेके चल रहे थे हर एक को, कि किसी को ये नहीं हुआ कि अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें कोई दहशतगर्दी करनी पड़ेगी या कुछ इस तरह करना पड़ेगा। आपने पेशावर की मस्जिद का हाल देखा, क्या हुआ? लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी खुदा न खास्ता एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई। मैं समझती हूँ इस तरह की चीज़ नहीं है। ये या रॉ है या यूएस है इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि रॉ का आपको पता है अफगानिस्तान में 2008 में 13 कॉन्सुलेट थे, और वो कॉन्सुलेट वहाँ क्यों बने थे? सिर्फ इसलिए कि वहाँ से वो तकरीबकारी आसानी से करवा सकते हैं, और करवा रहे थे। फिर आपने देखा कि हमने कितनी बड़ी बाढ़ बनाई, कितने हजारों मील पे फैली हुई बाढ़ है, कितने लोग शहीद हुए उसमें हमारे फौजी जवान। लेकिन अब वही बाढ़, उसको किस तरह काट के लोग आ रहे हैं, किस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं। कराची के हालात देखें, मैं सिंध से हूँ तो कराची में रहती हूँ, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे जो हालात हैं ये थे क्या हमारे ज़माने में? पहले तो ये होता था कि लोग लूट के चले जाते थे, अब लूटते भी हैं, उसके बाद उनको गोली भी मार के चले जाते हैं। ये कौन करवा रहा है? ये तो कहीं ना कहीं से उनको इनिशिएटिव मिल रहा है ना, या कोई पंप कर रहा है कि आप ये करो, आप ऐसे करो। तो ये वाले हालात ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट सोल्यूशन है वो इलेक्शन है, अर्ली इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन। उस तरह के नहीं जिस तरह के अभी कराची में हुए थे बल्दियती इलेक्शन, उस तरह के नहीं, बल्कि लिटरली साफ सुथरे इलेक्शन हो जिसमें जो भी जमात जीतती है, चाहे हम जीतें, चाहे पीपल्स पार्टी या नून लीग या जो भी जमात जीतती है, वो जीत के आए और आके हुकूमत करे। क्योंकि जब 13 जमातें एक साथ इकट्ठी होंगी तो वो कोई जमात नहीं होगी, क्योंकि इनके आइडियाज चेंज हैं, इनकी हर चीज चेंज है एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे के हमेशा दुश्मन रहे, इस वक्त बेशक एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं समझती कि आपका टेक आ गया नुसरत साहिबा। हरल साहब, कहिएगा कब तक चलेगा ये सियासी इंतकाम? आखिर क्या हासिल कर लेंगे हम इस सियासी इंतकाम से? स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, जो मईशत की सूरत हाल है सबके सामने आए, सिक्योरिटी के मामला, तब जो सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो जो सर उठा रहे हैं वो सबके सामने है, मगर यहाँ पर हो क्या रहा है, पकड़ धकड़ हो रही है सियासी रहनुमाओं की।
किस तरीके, नुसरत जावेद साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा था पिछले दिनों जिसमें उन्होंने बताया था कि सिस्टम किस तरीके से ट्रैप करता है, निशाना बनाता है और फिर अजियत देता है। दोनों सियासी जमातें हैं, बल्कि सब सियासी जमातें हैं, उनकी बारी आती है तो दूसरे जेल में होते हैं, फिर उनकी बारी आ जाती है तो पहले वाले जेल में चले जाते हैं। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं लेनी होगी, सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाए? जो पकड़ दकड़ तो दूर की बात है, लेकिन जिस बूढ़े तरीके से पकड़ दकड़ की जाती है रात की तारीकी में, और सुबह का इंतज़ार नहीं किया जाता कि रात को ही ज़रूर आपने किसी को उसके घर जाके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके उसको गिरफ़्तार करना होता है। भाई अगर किसी ने कोई जुर्म किया भी है तो उसका कोई ज़ाब्ता है, कोई कानून है, उसके तहत उसको गिरफ़्तार करें। कोई अदालतें हैं, पता नहीं इस मुल्क में मैं समझता हूँ कानून और जो आइन है उसकी कोई ज़ाब्ते की कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। और अदालतें जो हैं वो भी पता नहीं, उनका भी बदकिस्मती के साथ वो भी लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं उनकी कस्टोडियन है, वो भी बिल्कुल उसमें कोई उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब जिस मजिस्ट्रेट साहब ने फवाद चौधरी साहब को रिमांड पे भेजा था तो वो ये नहीं देख सकते थे कि क्या ये 124A बगावत का केस बनता भी है नहीं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। जब तक हम इस मज़हब कार्ड, सियासत कार्ड और सियासी इंतकाम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली तो दूर की बात है। मैं समझता हूँ कि हम इसी तरह बदहाली का शिकार रहेंगे। जो हमारे हालात हो चुके हैं इससे भी बदतर होंगे। और जो इसमें अगर आपकी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, देखिए अगर आपने जनरल बाजवा साहब को आपने एक्सटेंशन देनी थी तो तब तो आप सारे एक पेज पे आ गए थे कि आप अपने मुल्क के लिए और सियासी इसके इस्तेहकाम के लिए आप सारे सियासतदान जो हैं एक पेज पे नहीं आ सकते कि आप आपस में जो नफरतें हैं, जो आपस में आपकी कुदरतें हैं, उनको ख़त्म करके इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए कि आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अलावा जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको एक पेज पे होना चाहिए। और खुदारा मुझे अभी इतला मिली है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉल की है। भाई कैसी जमातें कैसे आएंगी आपकी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, जिनके नुमाइंदों को आप जो हैं वो जेलों में डाल रहे हैं, वो आपकी कॉन्फ्रेंस में कैसे आएंगे? तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो सियासी इंतकाम है उसको बंद किया जाए, फिर सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए, फिर कोई इसका लाएअमल बनाया जाए। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खुदारा उनको भी सोचना चाहिए इस मुल्क को इस वक्त से इन जो तरजीहात जो उन्होंने बनाई हुई हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आपका चैलेंजेस है, मुआशी तो दूर की बात है, तो जो दहशत गर्दी है वो ज़ोरों शोर से वापस आ रही है। आपने देखा है रेड जोन में पेशावर में क्या हुआ, 100 के करीब के लोग बेचारे वहाँ पे शहीद हो गए हैं। और इस दहशत गर्दी की जंग में ये कोई 22 साल से तकरीबन हम लड़ रहे हैं। इसमें तकरीबन हमने कोई 11 अरब डॉलर जो है उसका हमने नुकसान उठाया है, और तकरीबन 100 के करीब हमने जानों का कुर्बानी दी है। तो आप बीच में ये ख़त्म हो गया था मामला जो, उसके बाद फिर ये जो है उसी तरह ज़ोरों शोर से जो है दहशत गर्दी आ रही है। उसके जो भी मुहर्रिकात हैं आपको देखना चाहिए कि TTP और TTA जो है, हम इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि TTA और TTP में। भाई चूँकि पहले वो चूँकि अफगान में जब आ गए, TTA आ गई, तो उससे पहले ये मुतशर थे। जब वो आए हैं तो उनकी कुव्वत जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो आपके जो यहाँ पे स्लीपिंग सेल थे वो भी आपके पास मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ एक बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, और सबसे पहले अपने ज़िन्नों की ऑपरेशन की ज़रूरत है कि हमें अपनी ये सारी सियासी इंतकाम छोड़ के ज़िन्नी हम आंगी की ज़रूरत है। और जो है इसमें हमें सबको एक टेबल पे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। जी राना साहब, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि हमें इस वक्त सियासत हम अपनी बाद में कर लेंगे, हमें एक होने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का नासूर दोबारा से सर उठा रहा है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर वज़ीर आज़म साहब एक जानब यकजहती की बात कर रहे हैं, जैसा कि हरल साहब ने जिक्र किया, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ हो रही हैं, तो दूसरी जानब ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसको रोक दिया जाता। अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून हरकत में आता है, हमें
दिखता है किसी इदारे की तौहीन होती है, कानून हरकत में आता है, हमें दिखता है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं कानून हरकत में आता हमें नहीं नज़र आता। अवाम चाहते हैं कि कानून उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हरकत में आए। अगर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब यकजहती की बात हो रही है तो उसके लिए माहौल बनाना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? मेरे भाई बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर आप थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएंगे, जब वो इंडियन पायलट आया था, जब वो त्यारा एक पकड़ा गया था और जब उसको विद इन 24 आवर हमने चाय पिलाकर वापस भेज दिया था, तो हम तमाम तरह हालात के बावजूद उस जो अपना सलामती काउंसिल की मीटिंग थी, हम उसमें शामिल हुए थे। और अगर नहीं हुआ था तो वो इमरान खान न्याजी था। और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद फिर जब शुमाली वज़ीरिस्तान के इशू पर इन कैमरा मीटिंग होती है, उसमें भी शुबाशी साहब हम सब थे। और उस वक्त भी राणा सनाउल्लाह भी अंदर थे और ख्वाजा साद रफ़ी भी जेल भुगत रहा था, मरियम नवाज़ भी गिरफ्तार थी। हम तो उस वक्त भी जाते थे। लेकिन आज ये थोड़ा सा समझ से बालातर है कि अगर आप पीपल पार्टी के सरबरा या मैं समझता हूं कि साबका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को कहते हैं कि वो दहशतगर्दों का हिस्सा है और वो एक साबका वज़ीर आज़म को बनवाना चाहते हैं, तो अगर वो मुकदमा एक दर्ज हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट का या नून का क्या लेना देना? और अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बच्चों को और फैमिलियों को थ्रेट करेंगे तो मेरे भाई वो पाकिस्तानी नहीं है। वो 1973 के आयन के मुताबिक बुनियादी हकूक नहीं रखते कि उन पर हमले होते रहे और वो जवाब नहीं दे सकते। तो ये अल्फाज का चुनाव जो है वो सदाबहार फवाद चौधरी साहब जो है उनके पास तो बड़ा तजर्बा है। वो कावली में परवेज मुशर्रफ साहब के भी स्पोक पर्सन थे, फिर पीपल पार्टी आई तो यूसुफ रज़ा गिलानी के भी स्पोक पर्सन थे, फिर उसके बाद वो पीटीआई के भी स्पोक पर्सन है और उनका तो बड़ा तजर्बा है। लिहाजा ये मैं समझता हूं ये दींगी मस्ती करके मैं समझता हूं वो अपने आप को ऐसे अब नहीं होगा कि वो उंगली पर ब्लड लगाकर शहीदों की लिस्ट में शामिल होना चाह रहे हैं। भाई यहां तो राणा सनाउल्लाह पर जो हिरन डाली गई थी उसकी सजाए मौत थी और उसके बाद जो मियां नवाशी को 2 दफा गिरफ्तार करके और जो सजाएं उनको दी गई, फिर उनके ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिए गए, तो कोई तारीख है? और यहां पर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 2014 से लेकर वो फॉर्म फंड का हिसाब ही नहीं होता और अगर फॉर्म फंड का होता भी है केस तो क्या फैसला है? वो अभी दरमियान में लटकता फिर रहा है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाशी साहब की डायरेक्शन पर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब ने तमाम एपीसी बुलाई है, जिसमें हमने एक डेलीगेशन जो हमारा है मुस्लिम लीग नून का अयाज सादिक और 1-2 वुज़रा और हैं उनको डिप्यूट कर दिया गया है और परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब के साथ राब्ता हुआ है और उनको हमने एपीसी में इमरान खान साहब को दावत भी दे दी है। और जो कल पेशावर में टैक्स कमेटी की मीटिंग हो रही है गवर्नर हाउस में, वहां पर भी हम पीटीआई के डेलीगेशन को हमने दावत दिया कि वो आए, तशरीफ लाएं, ताकि ये जो दहशतगर्दी का इशू है उसको सबने मिलकर रिजॉल्व करना है। और आपको पता है कि जब मियां नवाशी साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 2 इशू थे, दहशतगर्दी और एनर्जी क्राइसिस। और मियां नवाशी साहब खुद जमान पर गए थे बनी गाला गए थे इमरान खान साहब के पास और फिर ज़रबे अज़म जो है वो 16 जून 2014 को हुआ। 80,000 पाकिस्तानी पुरअमन शहीद हुए, 10,000 से ज्यादा फौजी पाकिस्तान के बेटे शहीद हुए। हमें तो बड़ा दुख है कि हमने तो सब कुछ पे किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि जो चंद हफ्ते पहले जो बन्नू के थाने में कुआ होता है, जो स्वात के हालात थे 1.5-2 साल से तो आज तो बने नहीं है। इसके बावजूद मैं समझता हूं सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, खान साहब को भी चाहिए। तो पेशावर में इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, वो वहां उनका रोल आपको नजर आया ही होगा कि वो वहां चीफ मिनिस्टर भी 9.5 साल उनका चीफ मिनिस्टर रहा है और खुद भी 4.25 साल उनकी गवर्नमेंट रही है। इसलिए मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते ना तो मैं सियासी इंतकाम की बात करता हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को कंट्रोल करना कि अगर कोई मोहल्ले में झगड़ते हैं या कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं तो दूसरे एक अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में का हक नहीं रखते, तो मेरा ख्याल ये बात समझ से बालातर है। हमने तो तमाम तरह हालात के बावजूद जेलें भी भुगत रहे थे और कौमी सलामती की मीटिंगों में भी जाते थे, वहां पर भी अपना रोल प्ले करते थे। हमने तो कभी नहीं कहा था कि हम जेल में हैं, फलां है, ढींग है, लेकिन इसके बावजूद फिर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमने कोई पॉलिटिकल मुकदमा नहीं बनाया, ना हम बनाएंगे। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा तमाम
जो पॉलिटिकल लोग हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनको भी विद इन पैरामीटर रहकर अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। आज देखे ना, वो साकम निसार साहब बड़े सर्टिफिकेट तकसीम करते थे सादिक और अमीन के, और जो आज के हालात हैं, जो केसेस लगे हुए हैं 1-2 हफ्तों में, सबके सामने हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन की बात करते हैं, हमने तो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कल जो मरियम नवाशी साहबा का जो हमारा बहावलपुर डिवीजन की कल अहदेदारों का अजलास था, आज फिर दोबारा मीटिंग थी, हमने तो आगाज कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि तमाम जो हमारा गवर्नमेंट का रोल है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्ले कर रहे हैं। IMF यहां आकर बैठी हुई है, वो तमाम एग्रीमेंट्स जो MOU है वो इमरान खान साहब ने साइन किए थे, हमने तो नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि ये एग्रीमेंट्स कंट्री टू कंट्री होते हैं और उस पर अमल दरामद करना पड़ता है, तो सो दुखी दिल के साथ और परेशानी की हालत में हम वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त तो खान साहब ने ख्याल ना किया कि जो उनके साथ MOU साइन कर रहे हैं वो क्या बनेगा पाकिस्तान की 22 करोड़ गरीब आवाम का, नहीं सोचा था। अगर सोचते तो इतने मुश्किल और सख्त फैसलों पर वो वहां पर रिटर्न उनके साथ परामर्श ना करते या रिटर्न उनके साथ MOU साइन ना करते। वो एक सूरत थी। राना साहब, आपका टेक आ गया यहाँ पर। नाज़रीन, हमें लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक नुसरत वाहिद साहबा का टेक लेंगे। जो नेशनल कंसेंसस की बात हो रही है, जो APS की बात हो रही है, इमरान खान साहब खुद भी कहते रहे हैं, बल्कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं इस मामले को बेहतर तरीके से समझता हूँ जो दहशत गर्दी की अफरियत पाकिस्तान पर मुसल्लत है। इसी पर नुसरत वाहिद साहबा का टेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नुसरत वाहिद साहिबा, ये कहिएगा, अगर APC में आपको बुलाया जाता है, आपकी पार्टी को आप समझिए जाना चाहिए, अगर दहशतगर्दी का मामला है, जैसा कि राना साहब ने जिक्र किया था, तो आपकी हुकूमत रही है पार्टी की वहाँ पर कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स, और फिर आप ही की हुकूमत में अफगानिस्तान का जो वहाँ पर इनखिलाफ का मामला चला, निगोशिएट किया PTI की गवर्नमेंट ने, और बेहतर तरीके से इमरान खान साहब खुद भी समझते हैं तमाम तरह इस मामले पे, और फिर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। और वैसे भी अगर आप APC में जाते हैं, वहां पर इलेक्शन के हवाले से भी तमाम पार्टीज मौजूद होंगी, तो आम इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू हो सकती है। क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से है कि सब लोग इकट्ठे बैठे होंगे और जो भी ख्यालात हैं वो एक दूसरे को बता रहे होंगे, आइडियाज दे रहे होंगे किस तरह इसको हैंडल करना है, किस तरह आगे चलना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी खान साहब को इतनी इजाज़त डॉक्टर्स ने दी है कि वो इतना ट्रैवल कर सकें। अभी मेरे ख्याल में अदालत ने भी उन्हें बुलाया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जो उनकी हड्डी चिप हो गई थी, शिन की हड्डी, वो उसको रिपेयर होने में या उसको ठीक होने में अभी भी कम से कम 2-3 हफ्तों का टाइम है। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से, जैसे परवेज़ खटक साहब हैं या स्पीकर साहब हैं या और बाकी लोग हैं, वो जाके बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह परवेज़ खटक साहब, और नेचुरली वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वो अगर जाके बात कर रहे होंगे तो वो ऑलमोस्ट वही बात होगी जो खान साहब बता रहे होंगे। तो जाना चाहिए, शरीक ज़रूर होना चाहिए, मैं समझती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो उस वक्त तक नहीं सुधर सकते जब तक पॉलिटिकली हम लोग स्टेबल नहीं होते। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इलेक्शन करवाएं। बिल्कुल, इलेक्शन पे ये लोग कब राजी होते हैं? 90 डेज का कहा था, अब 90 डेज पता नहीं इनके हिसाब से कब होंगे, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। राना साहब से पूछ रहे थे। जी राना साहब, कहिएगा, इलेक्शन की जानिब क्यों नहीं बढ़ रही गवर्नमेंट, और फिर इलेक्शन के मामले में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ वाहिद रास्ता यही नजर आता है? एक श्योरिटी दे दे कि ठीक है इलेक्शन जो है वो होंगे, जल्दी होनी चाहिए। और आप देखिए कि ये मैं पंजाब का हिस्सा हूं और मैं लास्ट टाइम पंजाब कैबिनेट का मेंबर था शबाशी साहब के साथ। तो PTI ने 3.25 साल से जो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने थे, जो विद इन 90 डेज इन्होंने डिक्लेयर किए थे, तो नहीं करवाए। और अभी तो 2 हफ्ते हो गए ना यहां पर केयर टेकर आए हुए। और उसके बाद जब आपने ये बात की तो बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आईनी कि वो डेट दे। जो डेट आएगी प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी कैबिनेट, हम उसको ऑन करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, तमाम फंड्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उनका हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये जैसे कराची में इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए, वहां की सूबाई गवर्नमेंट ने भी रोका और हमने भी हालात के मुताबिक कहा कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते डिले हो जाए, लेकिन वहां इलेक्शन नहीं रुके और वो हुए।
सो माय पॉइंट इज कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, होने चाहिए। हमने तो तैयारी शुरू कर दी। आप देखें ना कि यकम से जो मरियम नवाज साहबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डिवीजन वाइज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की मीटिंग्स का कन्वेंशंस का आगाज हो चुका है, और 5 को मुल्तान का होगा, मुल्तान डिवीजन का कन्वेंशन भी होगा ऑफिस बेयरर्स का, और उसके बाद मीटिंग भी होगी। और उसके बाद क्योंकि मियां नवाज साहब ने ये फैसला किया है, और उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के सदर हैं उनको भी वहां बुलाया था, मीटिंग हुई, और खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट अमीर मकाम साहब उनको भी बुलाया था, एक फैसला हो गया। हम तो बिल्कुल अवाम के साथ हैं तमाम तरह हालात के बावजूद, और हमारी ऑफिशियली तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है कि IMF जो भाग गया था, वो जो पुराने MOU साइन हो चुके थे उन पर इंप्लीमेंटेशन की डिमांड थी, तो हमने तो उनके साथ भी बैठकर डायलॉग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। ये देखना, अब जो 32,000 अरब के कर्जे खान साहब ने दिए, अब उनकी इंस्टॉलमेंट आ रही है और हमें वो पे करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये कंट्री टू कंट्री होते हैं, और वजीर आजम और कैबिनेट की जिम्मेदारी के साथ होते हैं, तो उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। हम ना इलेक्शन से भागे हैं, ना हमने भागना है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयार हैं। और पंजाब के 297 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हमने तो बिल्कुल जो हमारे सिटिंग MP है और टिकट होल्डर थे हमने फाइनल कर लिए हैं, और जो हमारे लूजर थे तो वहां पर भी हमने 2-2 नाम मंगवा लिए हैं। और ये तमाम डिवीजनल सदर सेक्रेटरी की, ये तो मैं समझता हूँ 20-25 दिन पहले की बात है कि हमने उनको डायरेक्शन जारी की थी पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान ने, और उनके नाम भी आ गए। हम तैयार हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहम से अवाम के साथ हमारा जीना मरना है, और इलेक्शन कैंपेन का अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज कर दिया। आपकी तैयारी मौजूद है हरा साहब, ये कहिएगा मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, फिर इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं मिल रही? जी, किस जगह पर आपको यहाँ पर जो रुकावट नजर आ रही है? मेरी इत्तलाक के मुताबिक जो है ना, इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है इस वक्त हुकूमत। जो है आप ये जो प्रोसेस देख रहे हैं गिरफ्तारियों का, अरेस्ट का शुरू हो चुका है, डिजिटल ये जो मर्दमशुमारी है और वो जो शेड्यूल इनकी गवर्नमेंट ने, राणा साहब आपका टेक दोबारा लेते हैं, मैं हरल साहब का टेक ले लूं। फरवरी की एंड या मार्च में शुरू होगी तो वो अप्रैल तक उसको मुकम्मल होना है डिजिटल मर्दमशुमारी। अब राणा साहब मर्दमशुमारी पहले भी हमारे कितने इंतखाबात मर्दमशुमारी के बगैर होते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन जो डेट देगा हम इलेक्शन करवाने के हक में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डेट के हवाले से भी मामला, जैसे कि PTI का उनके तो फवाद चौधरी साहब इसी इलेक्शन कमीशन के इसी तरह के किरदार के हवाले से जेल भुगत आए। हरल साहब आप कहिएगा, देखिए ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये PDM जो है या हुकूमत जो है ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये गिरफ्तारियां नहीं शुरू होनी थी, मेरी ज़ाती रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क में एक नया आइनी बुरान पैदा करने जा रहे हैं। ये एक तो गिरफ्तारियां जो हैं और मुकदमे जो हैं वो गैर कानूनी और ज़ाब्ता के ख़िलाफ़ दर्ज किए जा रहे हैं, और उससे बढ़कर जो एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं ये इसको इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। और इस मुल्क में राणा साहब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके साथ ये सारे मामला जुड़े हुए हैं। आपके मुआशी चैलेंजेस जो हैं, आपको दहशतगर्दी के चैलेंजेस जो हैं, अब तो आपके अपने जो हैं वो ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि खुदारा ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि हम इस हुकूमत को छोड़ दें और इलेक्शन में चले जाएं। आपके जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के वो कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आपको IMF जो है आपके साथ जो है कंफर्टेबल नहीं है, उसको भी ये है कि ये हुकूमत पता नहीं 7 माह 4 माह कितना और लगेगी, और आपकी जो मदद करना चाहते हैं आपके दोस्त ममालिक वो भी कंफर्टेबल नहीं है। वो भी ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसका हमें कोई ड्यूरेशन का पता नहीं है, ये कब तक चलनी है। तो इस हवाले से ये ज़रूरी है दहशतगर्दी जो है उसको ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है। अगर सारी जमातें इस बात पे मुतफिक हो जाएं और इलेक्शन करवा दें तो इसमें कोई मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद ये सारे जो चैलेंजेस हैं उनका अदराक भी हो जाएगा और उनका हल भी हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको अभी ये अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो है वो करवाने नहीं चाहते और ये आईनी बुरान मुल्क में एक नया पैदा हो जाएगा। मैं नुसरत वाहिद साहब का टेक लेंगे। नुसरत साहब कहिएगा क्या स्ट्रेटजी आपकी पार्टी की है? अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते 90 रोज़ के अंदर तो क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा PTI की जानिब से? देखिए फिर उसके बाद हम
अभी तक तो आईनी तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए, और ये होना वाकई होना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग नहीं करवा रहे होंगे तो फिर प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू होगा। आप देखें खान साहब ने अब तक जितने जलसे किए या प्रोटेस्ट किए या जो भी, वो सिर्फ इस तरह थे कि कोई खून खराबा ना हो, कोई चीज गलत ना हो। हालांकि 25 मई को जो कुछ भी राना सनाउल्लाह ने किया वो सबने देखा, कितने बच्चे भी हमारे उसमें फौत हो गए और किस किस तरह लोगों को जख्मी किया गया। इवन उमर अयूब जो मिनिस्टर थे हमारे, उनकी कमर पे इस तरह मारा कि लगता था पेंट हुआ हुआ है। तो अब हम लोग सिर्फ खान साहब हर दफा बैकआउट करते हैं इसलिए कि वो कहते हैं फौज भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, अवाम भी मेरी है। मैं इनको नहीं तकलीफ में डालना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग तकलीफ में डालें। लेकिन अब अगर इसके बाद ये वाली चीज नहीं होती, इनफ इज इनफ की बात है कि वो उस शख्स को इन लोगों ने मारने की कोशिश की जो कि इंतहाई पीसफुली हर चीज को लेके चलता है। उसको इन्होंने पहले धमकियां दी और उसके बाद आपने देखा कि किस तरफ तीन तरफ से गोलियां बरसाई गई और कितनी। लेकिन बात वही आ जाती है कि मारने से बचाने वाला बड़ा है, और उसने किस तरह बचाया है। जिस वक्त गोलियां लगी हुई थी और उनके ऊपर कोई और गिरा हुआ था तो उसको उन्होंने कहा तुम हटो, ऊपर से हटो, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह हमारे साथ है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस वक्त में जबकि आपको 4 अदद गोलियां लगी हुई हो, आपको पता ही नहीं कि क्या हुआ है आपके साथ। तो वो शख्स जिसका अल्लाह पे इतना कंप्लीट ईमान है, वो अगर इस तरह की चीज करेगा तो फिर वो अल्लाह के सहारे ही निकलेगा, और फिर वो जो कुछ भी होगा वो दुनिया देखेगी। क्योंकि इस वक्त 90% पाकिस्तान की आवाम जो है, हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई के साथ है। जो मर्जी जितने मर्जी ये जलसे जुलूस और जलसियां वगैरह कर लें। कल का भी जो मरियम साहिबा ने किया था वो देखा ही कि हर एक ने, कि वो एक जगह पे था हॉल टाइप में जिसमें 1000 लोग आ सकते थे, लेकिन वो भी फिल नहीं हो सका। तो लोग नहीं अब चाहते, लोग नहीं, उनको पता है कि जितने मर्जी ये लोग ड्रामे कर लें, बातें कर लें, जो मर्जी कह लें, लोगों को रियलिटी का अंदाजा है। क्योंकि उनकी हालत में कोई चेंज नहीं आया, चाहे वो सिंध है, चाहे पंजाब है, चाहे बलूचिस्तान है। लोगों को एजुकेशन से महरूम रखा गया इस बुरी तरह कि जिसका वादा किया था रोटी कपड़ा मकान, वो तक उन्हें नहीं मिल सका। बल्कि इस सैलाब के बाद तो वो मकान भी छिन गए। लोग अभी तक सड़कों पर बैठे हैं क्योंकि सिंध की जमीन ऐसी है कि जहाँ पानी ऑटोमेटिकली खुश्क नहीं होता, अभी तक पानी खड़ा हुआ है और उसको निकालने की कोशिश नहीं हो रही। क्योंकि जाहिर है वो दिखाएंगे लोगों को तो उनको फंड मिलेगा ना, और जो फंड मिलेगा वो आप देख लें कहाँ से कहाँ जाता है। इस पे नेट के जरिए ब्लैंकेट सेल हो रहे हैं, लोग वीडियो डाल रहे हैं, देखो ये वो वाले ब्लैंकेट हैं जो हम मदद के लिए आए थे। दिन में 4-4 जहाज उतर रहे थे सामान के साथ, लेकिन वो लोगों को नहीं मिले जो डिजर्व करते थे। डिप्टी कमिश्नर के घरों में जा रहे हैं या वडेरों के घरों में जा रहे हैं कि वो बाद में उनको बेचा जा रहा है। आप सोचें जिस मुल्क में इस तरह के हालात होंगे कि आपके ऊपर वर्स सिचुएशन आ जाए, लेकिन हम लूटने के अलावा हमारा कोई दूसरा काम नहीं होगा, तो मुझे बताएं वो मुल्क कैसे चलेगा। अल्लाह उसको लेके अब तक चला है, लेकिन आगे अब हमें कुछ करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। पाकिस्तान सलामत है तो हम हैं, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। हमारे ऊपर कर्जे बढ़ते जाएंगे। मेरे मुंह में खाक एक दिन अमेरिका आएगा और कहेगा अपना एटॉमिक बम हमें दे लें, हम आपको इतने पैसे देते हैं, और बात खत्म। उसके बाद फिर इधर से इंडिया और उधर से इसराइल हमला करेगा और पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन इस तमाम सिचुएशन को बचाने के लिए अगले इलेक्शन होने बहुत जरूरी है। इन लोगों को अगर समझ आ जाए, तो अगर ये अमेरिका के साथ नहीं मिले हुए तो इनको समझ आ जानी चाहिए कि ये वाली चीजें अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। सारी उम्र तो इन लोगों ने पिछले 40 सालों में तो लूट लिया है, कम से कम अब तो चलने दें। बेहतर वक्त की किल्लत है। राना साहब बिल्कुल मुख्तसर सा आपका टेक चाहूंगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तमाम जो माहिरीन हैं वो भी यही राय दे रहे हैं। फिर आप लोग क्या हासिल करना चाहते हैं अगले 6 माह में? जरूरी नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाए जाएं। अब तो आप मरियम नवाज साहिबा भी आ गई हैं, नवाज शरीफ साहब भी वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप मौजूद होगी, तो फिर क्यों इलेक्शन से आप लोग भाग रहे हैं? इलेक्शन से हम नहीं भाग रहे। अब जो आईनी तौर पर आपका आइन 1973 के मुताबिक अवाम ने मैंडेट 5 साल का दिया है, तो आप या मैं कौन होते हैं इलेक्शन को लेट करवाना या इलेक्शन से पहले करवाना? आईनी तौर पर 75 साल में कभी ऐसे हुआ था कि जो पाकिस्तान का दिवालिया करने का इंटरनेशनल मंसूबा इमरान न्याजी का था, और वो बार बार उसके मुंह से श्रीलंका निकलता है, और वही उसकी साजिश थी। जब FATF से ग्रे लिस्ट से निकल रहा था
तो इमरान न्याजी के दोनों मुद्रा ने, फाइनेंस मिनिस्टरों ने लेटर लिख दिया IMF को और FATF इंतजामिया को जनाब ये दिवालिया होने लगा है। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि जो बेड़ा गर्क कर दिया खैबर पख्तूनख्वा का, और वहां पर 417 अरब रुपए सिर्फ दहशतगर्दी फंड था जो पता नहीं चला कहां पर ले गया इमरान न्याजी ना। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने बताया वो दहशतगर्दी की रोकथाम का साथ देता है ना, वो मिशन का साथ देता है। फिर रोड के अरबों रुपया खा गया। राणा साहब वो 417 अरब रुपए बहाली के लिए था। समझता हूँ ये कैसा जाली सादिक और अमीन था जिसने पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश की थी। आज इंशाल्लाह हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्या राणा साहब आपका टेक आ गया, वक्त की किल्लत है मुझे यहाँ पर। वो मज़्ज़म गोंदल को इमरान नियाजी के गनमैन का फायर लगा, वो मौके पर शहीद हो गया और उसके गरीब के बच्चों का जो किसी ने उनका पुरसाने हार ही ना बना। और मैं समझता हूँ कि ये ड्रामेगिरी अब नहीं चलेगी। अब राणा साहब बात इलेक्शन की है, इमरान खान साहब ने जो भी किया बात तो इलेक्शन की है सर। ठीक है राणा साहब आपका टेक आ गया, वक्त की किल्लत है। लेकिन नाजरीन के लिए मैं ये कहूंगा कि अप्रैल में जब अदम इत्माद की वोटिंग होने लगी थी और उस हवाले से का इजहार था कि शायद कोई मावराए कानून या मावराए आइन कोई अमल कर सकते हैं इमरान खान साहब, तो हमने देखा कि हमारे जजेस आइन की हिफाजत के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आधी रात को अपने फर्ज की अंजाम दही के लिए अदालतों में पहुंचे और उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। शायद खदशा था उस वक्त सिर्फ के शायद आइन को कहीं से आइन का तकद्दुस पामाल हो सकता है, लेकिन अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते जो कि किसी भी जमहूरी जो सिस्टम है उसकी असास है, आइन जिस चीज पर खड़ा है वो जमहूरियत है, अगर जमहूरियत की बेसिक असास जो है 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराए जाते तो क्या फिर हमारी अदालतें उस तरीके से एक्शन में आएंगी? ये बड़ा सवाल है, ये देखने की चीज़ देखना योगा कि हुकूमत इस तमाम तर मामले को किस तरीके से हैंडल करती है। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। आपने होस्ट आकिब रमजान को दीजिए इजाजत, फी अमान अल्लाह। हमारे जो मेहमान है हरल साहब आपका भी शुक्रिया और नुसरत वाहिद साहब आपका भी शुक्रिया, राना अरशद साहब आपका भी शुक्रिया, फी अमान अल्लाह।